हेलो फ्रेंड, मैं विनीत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। मध्यकालीन भारत का आज चौथा अध्याय राजपूत काल। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का बेनिफिशियल वीडियो हमेशा आते रहेगा जिससे आप लोग को काफ़ी बेनिफिट पहुंचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, भारतीय मध्यकालीन इतिहास में राजपूत काल या राजपूत वंश का समय कब से कब तक माना जाता है। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कई छोटे छोटे नए राजपूत वंशों का उदय होता है भारत के उत्तरी भागों में। इसके जो द्वारा जो शासक 7वीं से 12वीं शताब्दी तक भारत के अलग अलग भागों में शासन चलाया गया था, वही राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 700 से 1200 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु के बाद राजपूतों का उदय हुआ। तो मैंने अभी बताया हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजपूतों का उदय हुआ था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय इतिहास में ऋग्वेद के किस मंडल में राजपूत या क्षत्रियों के विषय में जानकारी मिलती है। तो राजपूत या क्षत्रियों के विषय में जो जानकारी हमें ऋग्वेद में मिलती है वो 10वें मंडल में मिलती है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलते हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 10वें मंडल। नेक्स्ट है, अग्निकुंड से उत्पत्ति के आधार पर किस राजपूत वंश की जानकारी नहीं मिलती है। तो पृथ्वीराज रासो की रचना करने वाले जो चंद्रबदाई थे, उनके अनुसार रासो जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई थी। इसमें मुख्य रूप से 4 राजपूत जातियों की जानकारी मिलती है। पहला गुर्जर प्रतिहार, दूसरा परमार, तीसरा चौहान और एक चौथा है चालुक्य या सोलंकी। तो इसका ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, पी प्रतिहार, एक और पी परमार, पी चौहान, सी फिर और सी चालुक्य। तो डबल पी डबल सी से याद कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो मैंने बताया गुर्जर प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य, बट सोलंकी नहीं बताया। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सोलंकी की जानकारी नहीं मिलती है। नेक्स्ट है, राजपूतों के पतन की शुरुआत कब से माना जाता है। तो जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को जो तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया था 1192 ईस्वी में, तब से राजपूतों के पतन का दौर शुरू हो जाता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट है, राजपूत वंश में गोत्र या कुलों की संख्या कितनी थी। तो चंद्रबदाई की पुस्तक एवं कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा कहा गया था कि भारतीय राजपूतों की कुल 36 गोत्र या कुल है, जबकि उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, जो मैं अभी दिखा देता हूँ। तो मैंने अभी बताया उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है राजपूत वंश को। पहला सूर्यवंशी जिसमें 10 आते हैं, चंद्रवंशी जिसमें 10, और अग्निवंश में 4 और ऋषि वंश में 12। तो इस तरह से कुल 36 कुल है या गोत्र है। तो इस तरह से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो 36। राजपूत वंश में कुल कितनी संख्या थी, तो 36। नेक्स्ट है, राजपूतों की उत्पत्ति के आधार पर कितने शाखाएं या भागों में बांटा गया है। तो मैंने अभी बताया 4 भाग, मैंने दिखा दिया है चारों की नाम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश में सबसे अधिक शाखाएं या भाग में बांटा गया है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा चौहान वंश। नेक्स्ट है, राजपूत राजाओं ने किस भारतीय क्षेत्रों में शासन नहीं किया था। तो किस क्षेत्रों में शासन नहीं किया था। तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग, खास करके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि पर राजपूतों का शासन रहा था। तो मैंने बताया राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, ये सब सभी स्थानों पर शासन किया था। तो इस तरह से यहाँ पे पूछ रहा है कि किस क्षेत्र पे नहीं किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि राजपूत शासकों में सबसे महान शासक पृथ्वीराज चौहान का शासन
निम्न में से किस क्षेत्र में था? तो पृथ्वीराज चौहान का शासन खास करके जो अजमेर क्षेत्र पर था, परंतु दिल्ली के जो शासक थे अनंतपाल, वो इनके नाना थे, और इनके नाना के कोई पुत्र नहीं होने के कारण जो दिल्ली का सत्ता है वो पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया जाता है। तो इस तरह से पृथ्वीराज चौहान अजमेर के साथ साथ दिल्ली के भी राजा रहते हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर और दिल्ली दोनों। इसका राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, गढ़वाल वंश का शासन मुख्य रूप से किस क्षेत्र में था? तो गढ़वाल वंश का प्रमुख शासक जयचंद्र था, जिसे गोरी ने चंदावर के युद्ध में हराया था, और जो जयचंद था वो कन्नौज का शासक था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कन्नौज। नेक्स्ट है, चालुक्य या सोलंकी वंश के राजपूत का शासन किस क्षेत्र में था? तो 1178 ईस्वी में जब गोरी ने चालुक्य या सोलंकी वंश के जो शासक थे मूलराज प्रथम, जिसे भीम द्वितीय भी कहा जाता है, से संघर्ष होता है, और इसी युद्ध में मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार पराजय का सामना करना पड़ता है, और भीम द्वितीय जो थे वो गुजरात के शासक थे। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ये गुजरात। नेक्स्ट है, किस राजपूत शासक को युद्ध में पराजय के बाद राजपूत वंश के पतन की शुरुआत माना जाता है? तो मैंने बताया था तराइन का द्वितीय युद्ध, पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट है, 1178 ईस्वी के युद्ध में मोहम्मद गौरी को किस राजपूत वंश के शासक ने पराजित किया था? तो 1178 ईस्वी में गुजरात के शासक भीम द्वितीय या मूलराज प्रथम भी बोला जाता है, मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। यह सोलंकी वंश का शासक था, जो भीम द्वितीय था सोलंकी वंश के। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य सोलंकी वंश, दोनों एक ही वंश है, चालुक्य सोलंकी। नेक्स्ट है, मालवा पर किस राजपूत वंश का शासन था? तो मालवा पर परमार वंश का शासन था, और राजा भोज इसी परमार वंश के प्रमुख शासक थे। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा परमार वंश, सी। नेक्स्ट है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में किस वंश का शासन था? तो बुंदेलखंड के क्षेत्र पर चंदेल वंश का शासन था। इसकी राजधानी जो थी वो खजुराहो थी, और इसी वंश के जो संस्थापक थे वो ननहुक थे। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा वो चंदेल वंश के थे। बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध धारा नगरी विद्या केंद्र के रूप में प्रचलित था, यह क्षेत्र किस राजपूत वंश से संबंधित था? तो राजा भोज ने धारा नगरी जो एमपी में है उसमें एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण कराया था, और इसी संस्कृत विद्यालय के प्रांगण के अंदर उन्होंने एक सरस्वती मंदिर का निर्माण भी कराया था। राजा भोज जो थे वो परमार वंश के। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ये परमार वंश। नेक्स्ट है, चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। राजा जयचंद किस वंश से संबंधित था? तो मैं इसे 2 बार पहले बता चुका हूँ, यह गढ़वाल वंश से संबंधित था। गढ़वाल इसका इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। कर्नल जेम्स टॉड एवं स्मिथ के अनुसार विदेशी जातियां बताया था राजपूतों को, तो ये बिल्कुल सही है। गौरी शंकर हीरा चंद्र ओझा के अनुसार प्राचीन क्षत्रियों का वंशज बताया था राजपूतों की उत्पत्ति का, तो ये भी बिल्कुल सही है। चंद्रवदय की पुस्तक में अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। गोपीनाथ शर्मा ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताया था राजपूतों को, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें से सभी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में शक एवं कुषाण शासकों को प्रमुख माना? तो स्मिथ और कनिंघम का मानना था कि शक और कुषाण जो प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण करते हैं, वहीं आगे चलकर भारतीय जातियों के साथ घुल मिल जाते हैं,
और आगे जाकर राजपूतों के रूप में उभर कर आते हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी स्मिथ। और एक कनिंघम भी थे, याद रख सकते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग के सीरीज काफ़ी पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेहनत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।